नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनबी मिश्रा सर में। चलिए, कल हम लोगों ने क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चौथे लेसन का कुछ पार्ट देख लिया था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़ लिए थे। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम प्रयास करेंगे कि लेसन 4 पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, है ना। फिर इसके बाद में हम अगली कक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड, कौन से बोर्ड सर, यूपी बोर्ड 2025 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। क्या होगा? बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, कल अगर बात की जाए तो हमने देखा था स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा व्यापार और विनिमय पर अवरोधक लगाने का कारण, ये चीज़ें हमने देख लिया था। कल हमने बताया था जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में लगभग 562 टुकड़ों में बटा हुआ था भारत, मतलब छोटे छोटे राजघराने हुआ करते थे, है ना। उसी के लिए सरकार चाहती थी कि हमारे यहाँ की भी कंपनियाँ क्या हों, लगी रहीं। इसलिए सरकार क्या करती थी, विदेशी विनिमय पर अवरोध लगाने में व्यस्त थी। अब आज हम देखते हैं मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार क्या है? चलिए, तो मुक्त व्यापार क्या है? तो कह रहा है जब दो देशों के मध्य, जब दो देशों के मध्य व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। मतलब कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाता। मतलब जो वस्तुएं, मान लीजिए भारत में कोई वस्तु 50 रुपये की पड़ रही है ना, और विदेशों में जाकर भी वो 50 रुपये में ही बिकती है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई देश, इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर क्या किया हुआ है, कोई टैरिफ नहीं लगाया हुआ है, कोई कर नहीं लगाया हुआ है, कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ है। तो इसे कहते हैं मुक्त व्यापार। क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार कहते हैं, है ना। तो आशा करते हैं मुक्त व्यापार समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि सर विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण कैसे किया गया। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, लगभग 1990 91 के दशक में, 1990 और 91 के दशक में भारत सरकार एलपीजी लेकर आई। क्या लेकर के आई प्यारे बच्चों? एलपीजी लेकर के आई। क्या लेकर के आई? एलपीजी, है ना। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये किसके आधार पे आया था, इसको भी देख लेते हैं, है ना। इसकी अनुशंसा किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, इसकी अनुशंसा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने की थी। किसने? जब हम आईएमएफ से क्या लेने गए, लोन लेने गए, तो आईएमएफ ने कहा कि आप अपने यहाँ क्या कीजिए, इस सारी व्यवस्था कीजिए, आप क्या कीजिए, अपने यहाँ के नियमों में ढील दीजिए। क्या दीजिए? ढील दीजिए, है ना। यदि आप ढील नहीं देते हैं तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो भारत सरकार को मजबूरन 1990-91 के दशक में एलपीजी लाना पड़ा। मतलब इसी को कहते हैं उदारीकरण, है ना। क्या कहते हैं? उदारीकरण। मतलब अपने यहाँ के जो नियम थे उसमें ढील देना पड़ा। क्या देना पड़ा? ढील देना पड़ा। मतलब अब विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर के निवेश कर सकती थी, भारत में व्यापार कर सकती थी। तो वही कह रहा 1991 के शुरुआत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। मतलब अब विदेशी निवेश भारत में आना आसान हो गया। क्या हो? भारत में विदेशी निवेश आना आसान हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे नियमों में ढील दिया गया, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, है ना। तो जब विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी तो क्या हुआ, इससे वस्तुओं का आयात और निर्यात सुगम हो सका। मतलब अब वस्तुओं को आसानी से भेजा और लाया जाने लगा। इससे पहले क्या था, बहुत सारे जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता था वस्तुओं को, भारत से जाने से पहले भी और भारत में आने से पहले भी वस्तुओं की कई बार चेकिंग की जाती थी, है ना। फिर क्या हुआ, विदेशी कंपनियां आसानी से भारत में अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। जब नियम में ढील दिया गया तो विदेशी कंपनियों ने कहा चलिए वहाँ पर भी हमारे लिए क्या है, ऑप्शन है, तो हम चल के भारत में भी क्या कर सकते हैं, अपना कार्यालय और कारखाना ओपन कर देते हैं।
मतलब नए नए कारखाने लगाए जाने लगे, नए नए विदेशी कंपनियों के कार्यालय खोले जाने लगे, है ना। तो ये क्या हुआ, उदारीकरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं। अब एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, तो है कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO क्या था, WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। मतलब WTO क्या करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार हो रहा है उसको आसान किया जाए। साथ ही साथ वो यह प्रयास करता है कि प्रत्येक देश क्या करे, मुक्त व्यापार की सुविधा दे। मतलब किसी के वस्तुओं पर कोई टैक्स, कोई टैरिफ न लगाया जाए। ये कौन करता है, WTO। इसका कार्य ये है कि देखना कि कोई देश अपने यहाँ किसी वस्तु पर ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगाता है। जिससे हम क्या करते हैं, विदेशों से आने वाले वाहनों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, जिससे हमारे यहाँ के वाहन क्या हों, प्रतिस्पर्धा में बने रहे, है ना। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन WTO कहता है ऐसा कुछ नहीं है ना। सभी जो पूरा विश्व है वो एक अर्थव्यवस्था है, सभी की वस्तुएं बिना टैरिफ के एक दूसरे के यहाँ आसानी से आनी जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, आसानी से आना जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद, है ना। तो इसके बाद क्या है, कह रहा है इसका कार्य क्या है, मतलब WTO का कार्य क्या है। तो अभी हमने बताया, सबसे पहले व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना। साथ ही साथ इसका कार्य यह है कि व्यापार आसानी से हो, अनुमानित रूप से हो और जितना संभव हो सकता है उतना स्वतंत्र हो, मतलब किसी का दबाव ना पड़े। साथ ही साथ विश्व के लगभग 160 देश क्या हैं, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े हुए, उसमें आपका भारत भी आता है। इसने भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। मतलब जब भारत विदेशी व्यापार करता है और भारत में जो विदेशी निवेश आता है उसके उदारीकरण को क्या किया है, WTO ने समर्थन किया है। मतलब आप अपने यहाँ के नियमों में ढील दे सकते हैं जिससे विदेशी कंपनियां आपके देश में आ सकें। ये सारा चीज़ें कौन मानता है, WTO भी मानता है। फिर आता है प्यारे बच्चों, थोड़ा और देखते हैं, है ना। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। आशा करते हैं आसानी से समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको, है ना। चलिए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य। तो अभी आपने जो कार्य पढ़ा, सबसे पहले व्यापार को क्या बनाना, उदार बनाना, मतलब नियम में छूट देना, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था, है ना। इसने ये किसके द्वारा किया गया, विकसित देशों का, है ना। कुछ कमियां हर चीज़ में होती हैं, जैसे इसमें भी कुछ कमियां हैं, है ना। जैसे आप क्या है, आपके अंदर भी कमियां होंगी, मतलब अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं है ना। अगर कोई कह रहा है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है तो सबसे ज़्यादा कमी वही है ना। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम हैं उसका निर्धारण कौन करता है, सर WTO करता है। कौन करता है, WTO करता है। कौन करता है, WTO करता है। विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। और ये क्या करता है, विकासशील देशों पर ये क्या लगाता है, प्रेशर करता है, उसको उनको प्रेषित करता है कि आप क्या कीजिए, जो टैक्स है उसको हटा दीजिए। जिससे भारत पर बहुत कई बार प्रेशर बनाया गया WTO के द्वारा कि आप क्या कीजिए, आपके ऊपर जो आप क्या करें, विदेशों से आने वाले सामान पर टैक्स लगाते हैं जिसे टैरिफ कहा जाता है, उसको हटा दीजिए, है ना। जिससे आपके देश में बाहर विदेशों का माल बिकता रहे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। फिर क्या है, विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है ना। क्योंकि भैया जब वो विकसित हो चुके हैं, उनके पास सारी सुविधाएं पर्याप्त रूप से हो चुकी हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारा सामान किसी देश में टैक्स से बिके, है ना। वो तो चाहते हैं हमारा व्यापार अंधाधुंध होता रहे, और वो अगर मुफ्त व्यापार कर भी लेते हैं तो उनका कोई घाटा नहीं होगा। अभी भारत अगर सबसे मुफ्त व्यापार ही कर ले तो भारत को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, है ना। जिससे भारत की गाड़ियाँ जो है, भारत की जो अपने देश के क्या है कुछ उपकरण हैं वो क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, मतलब उनका विकास नहीं हो पाएगा। समझे आप लोग। चलिए किन कारणों में भारत की आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, किस कारण से भारत ने LPG लाया, है ना। भारत LPG अपने देश में क्यों आया, तो ये कह रहा है सबसे पहला
राजकोषीय घाटे में वृद्धि, मतलब भारत के पास जो धन था उसमें क्या हो गई, और ज़्यादा कमी हो गई, है ना। जो विदेशी व्यापार था, विदेशी मुद्रा थी हमारे यहाँ, वो कम हो गई, हमारे पास विदेशों से आयात करने के लिए धन ही नहीं बचा। तो ये सारी समस्याएं थी। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि हो गई, मतलब अब हम विदेशों से सामान लेते थे तो उसका भुगतान नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो रुपए में तो होता नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में होती थी। अभी भी क्या होती है, अधिकांश जो डील होती है, अधिकांश जो व्यापार होता है वो किस में होता है सर, डॉलर में होता है। किस में होता है, डॉलर में। तो प्रतिकूल जो भुगतान था उसमें वृद्धि होने लगी, मतलब संतुलन बिगड़ ही रहा था, हमारे पास पैसा ही नहीं बचा था कि हम सामान ले आए विदेशों से। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, क्योंकि जब हमारे पास हमने क्या किया था, विदेशी कंपनियों को आने ही नहीं दिया था, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत कम थी। कीमतों में वृद्धि हो गई, वस्तुओं की कीमतें क्या होने लगी, बढ़ने लगी। साथ ही साथ भारतीय कंपनियां क्या हो गई, कार्य नहीं कर पा रही थी। भैया हमें भारतीय कंपनियों को भी तैयार करना था, क्योंकि भारत में छोटे छोटे कंपनी थे, जब कोई बड़ी कंपनी आती तो भारत में क्या होता, व्यापार कर पाती। चलिए अब इसको समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक्स है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे पहले आप लोग चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना। फिर इसको हम समझाते हैं। चलिए 10 सेकंड का समय है, आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी अच्छी क्लासें आपको दी जाएंगी, है ना। वो भी निःशुल्क दी जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई पैसा लिया जाता है। बस आपसे एक आशा है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ हम अगर कहें तो ये हमारा मकसद नहीं कि हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्या होता है, लालच होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। कोई भी ये कह रहा है कि यूट्यूब पर आप हमारे हैं पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हम आपको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ लालच होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। तो उस वही कारण है कि आप हमें जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे, उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। तो चलिए अब हम आशा करते हैं आपने शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई जो कुछ त्रुटियां हैं वो बताएं, है ना। जिससे आप चाहते हैं कि हम फेस टू फेस पढ़ाएं, है ना, तो उसकी भी कमेंट में बताएं कि सर आप सामने से पढ़ाइए, सामने से भी पढ़ाया जाएगा। चलिए कह रहा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादकों अर्थात स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा हेतु उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में समृद्ध वर्ग को लाभ पहुंचता है। मतलब भैया जो समृद्ध लोग हैं, धनवान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता है, उन्हें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा लाभ मिलता है ना। जैसे क्या उनके पास चॉइस आ गया, अब वो कई प्रकार की वस्तुओं को उपभोग कर सकते हैं, है ना, वो कई प्रकार की वस्तुओं में अपना चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ यह बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमतों के साथ साथ बेहतर विकल्प भी देता है। जब हमारे देश में विदेशों से भी सामान आने लगा, जब हमने वैश्वीकरण को अपना लिया, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब जो हमारे उपभोक्ता थे, जो हमारे कंज्यूमर थे, उनके पास ऑप्शंस था कि अच्छे से अच्छा गुणवत्ता मिलेगा उनको, है ना, अच्छे से अच्छे अर्थात कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी वस्तु उन्हें मिल जाने की, मतलब लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा आ गई। ऐसा कोई नहीं होगा कि अपने मन से जितना चाहे उतना मूल्य लगा ले। अब मूल्य लगाने पर भी ध्यान रखना होगा कि आने वाली जो आगे वाली कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, वो हमसे अच्छा उपकरण हमसे कम दाम पर दे रही है, तो इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेशों में वृद्धि की। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको बताया गया था कि एक ऐसी कंपनी जो केवल एक देश में ना होकर के कई देशों में अपनी शाखाएं चलाती हों, जैसे सेलफोन हो गया, मोटर गाड़ियाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गए, ठंडे पेय पदार्थ हो गए, जंग खाद्य पदार्थ हो गए, एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश किया जाने लगा। जैसे आप सेल फोन देखते हैं, है ना, वीवो, लावा, है ना, सॉरी लावा तो भारत की है, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, रियलमी हो गया, ये सब क्या है, विदेशी कंपनियां, और आज भारत के मार्केट में बहुत ज़्यादा टिकी हुई हैं। मोटर गाड़ियां, है ना, क्या है, मोटर गाड़ियां, जैसे आप क्या देख सकते हैं, विदेश की रोल्स रॉयल देख सकते हैं, BMW देख सकते हैं, टोयोटा देख सकते हैं, ये सब गाड़ियाँ क्या है, विदेश भारत में आने लगी विदेशों से। अब भारत की कंपनियों को भी अब क्या है
कम दाम पे अच्छे उपकरण बनाने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गया, इसके मामले में आप चीन को कहीं कभी नहीं भूल सकते, है ना। हमारे यहाँ जो बल्ब भारत में बनता हो अगर 10 रुपये में बिकता है तो चाइना का वही बल्ब 5 रुपये में बिकता है। ठंडे पेय पदार्थ जिसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं वो भी विदेशों से आने लगे। जंग खाद्य पदार्थ जो खाए जाने वाले भोजन पदार्थ हैं वो भी क्या हैं, विदेशों में आने लगे। जिसे आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सबको आपने सुना होगा। कह रहा एवं बैंकिंग जैसी और विदेशी से बैंक भी आने लगे। फिर हमसे कह रहा है उद्योग और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। उद्योग और सेवाओं में नए नए रोजगार उत्पन्न हुए, क्योंकि जब भैया कंपनी हमारे देश में ज़्यादा होगी तो रोजगार भी अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां क्या हुई हैं, समृद्ध हुई हैं। जो इन्हें कच्चा माल देती हैं, मतलब छोटा छोटा उपकरण देती हैं, वो भी क्या हो गई हैं, अब समृद्ध हो गई हैं। वैश्वीकरण नई और उन्नत तकनीक को लाता है। जब विदेशों से नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आई तो वो क्या आ गई, नई नई तकनीक भी लेकर आई, जिसके द्वारा स्थानीय कंपनियों को भी क्या मिलता है, लाभ मिलता है, जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। फिर आया वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब वैश्वीकरण से लोगों के जीवन पर, तो सबसे पहला अधिक विकल्प हो गया हमारे पास। हमारे पास अब चूजिंग पावर बढ़ गया, हम जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छे से अच्छा उत्पाद मिल रहा है। साथ ही साथ लोग पहले की तुलना में ज़्यादा उच्च जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, है ना। इससे क्या है, पहले गाँव में टीवी किसी एक दो के यहाँ होती थी, अब देख लो भैया सबके यहाँ LCD चल रही है ना। सब पहले गाँव में क्या है, बाइक किसी के पास नहीं होती थी, अब देख लो हर घर में एक दो बाइक हो जाती है। तो ये सब क्या है, लोग पहले की तुलना में आज क्या है, अच्छा जीवन और अच्छे मज़े के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे आप लोग इस समय क्या है, क्लासवा देखने के बाद सीधा कहाँ पहुँचेंगे, सर 2 ठो रील देख लें, है ना। और वही रील आपको क्या करता है, बर्बादी की ओर लेकर चला जाता है। लेकिन आप क्या है, मज़े में हैं कि चलिए वो बहुत अच्छा सा डांस कर रहा है, उसका डांस देख लेते हैं, है ना। फिर कह रहा है उद्योग और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। जो उद्योग और सेवा है इसमें क्या हुआ, नया नया रोजगार मिला, नया नया काम मिल रहा है ना। कह रहा उद्योग को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाला स्थानीय कंपनियां क्या हुई हैं, समृद्ध तथा मजबूत हो गई हैं। अब जो हमारे यहाँ की निजी कंपनियां थीं, जो छोटी छोटी कंपनियां थीं, वो क्या हो गई हैं, मजबूत बन रही हैं, क्योंकि वो कच्चे माल दे करके अपने आप को क्या बना ली हैं, मजबूत, साथ अधिक पैसे वाले बना लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभाव, मतलब बुरा प्रभाव। कुप्रभाव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बुरा प्रभाव। मतलब वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा पर बुरा प्रभाव कैसा पड़ा है। कह रहा है प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योगों जैसे बैटरी वाला, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों आदि के उत्पादकों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। इसको आप ऐसे जान सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो खिलौने 20 रुपये के थे, आज चाइना वही खिलौना 10 रुपये में दे रहा है ना। तो ये सब बुरा प्रभाव है थोड़ा बहुत, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये वैश्वीकरण से सब अच्छा ही हुआ, कुछ बुरा भी हुआ है। फलस्वरूप काफ़ी इकाइयाँ बंद हो गई हैं, है ना। कुछ ऐसी कंपनियां जो तुम बंद हो गई हैं या कुछ बंद होने के कगार पे हैं। जैसे आपने बायोलॉजी में लेमार्क्वाद पढ़ा होगा, है ना। बहुत सारे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए, तो अपनी आपको पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाए। तो वही भैया, जब आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय आपको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, है ना। जैसे अभी पढ़ने की उम्र है आपकी, पढ़ने का समय है, अब नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड पेपर में क्या होगा, ऐसे जो सादा कागज़ होता है उसमें 0 0 0 लिख कर आ जाएगा, और बगल में लिखा रहेगा आप 240% अंकों के साथ क्या हैं, पास में। मतलब क्या दिखाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन यदि आप वही मेहनत कर लेते हो तो आपको केवल यही दिखाएगा कि आप क्या हैं, 95% के साथ टॉप 10 के लिस्ट में बने हुए हैं। आपको कल योगी जी लेकर आएंगे, आपको योगी जी बुलाएंगे, आप जा कर के उनसे पुरस्कार लेंगे। लेकिन ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है ना। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अब श्रमिक भी क्या हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि कंपनियां आप क्या करने लगी हैं, मशीनों से, मतलब उपकरणों से कार्य करने लगी हैं। तो भैया ये क्या हुआ है, रोजगार बंद होने लगा है, मतलब रोजगार में कमी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता है ना। अभी भी अस्थायी आधार पर नियुक्त, ऐसा नहीं कि उनको अस्थायी के लिए नियुक्त कर लिया गया, मतलब अस्थायी के आधार पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। कि जब अगर हमें आपसे कम दाम पर, कम वेतन पर अच्छा व्यक्ति मिल रहा है तो हम आपको क्या करेंगे, जब चाहेंगे जब निकाल देंगे।
श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल पा रहा है। भैया जब मान लीजिए आप जाएं मार्केट में, है ना, या आपको दो मजदूर की काम, मतलब मान लीजिए एक मजदूर का आपको काम है और उसी वही स्थान पर आप जा रहे हैं ढूंढने मजदूर, वहाँ पे दो मजदूर हैं। अब एक भैया मांग रहा है, आपको ज़रूरत किसकी है? एक की। एक मांग रहा है कि सर हम इस समय 450 चल रहा है, तो दूसरा भी कह रहा है हाँ सर 450 तो चल रहा है, लेकिन आपको आवश्यकता है एक की। अब दोनों तैयार हैं, तो आप क्या कहोगे? भैया हम 300 देंगे। हम क्या होंगे? 300 देंगे, जिसकी इच्छा हो चलो। अब भैया मजबूरी में क्या होगा? जिसको इच्छा होगी वो चलने को तैयार हो जाएगा। फिर श्रमिकों का अधिक घंटों तक काम करना आम बात हो गई है। अब जो ये कंपनियां वो क्या करती हैं? श्रमिकों से बहुत ज़्यादा देर देर तक काम कराती हैं, है ना। किसके लिए? उनके अपने लाभ के लिए, अपने उपकरण को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान उत्पादन के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अब जब हम उदारीकरण वैश्वीकरण को अपनाए, ध्यान रखेंगे, जब हम उदारीकरण और वैश्वीकरण को हमने अपनाया, है ना, तो उससे हमें क्या मिला? कुछ लाभ मिला या नहीं? तो देख लेते हैं हमें लाभ मिला या नहीं मिला, इसको देखते हैं। चलिए, तो कह रहा है उदारीकरण तथा वैश्वीकरण नीति अपनाने के फलस्वरूप सबसे ज़्यादा तो निजी निवेश में क्या हुआ? वृद्धि हुई, मतलब निवेश में वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब क्या होगा? विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ गया। अब हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा है कि हम साल तक, अगर हमारे पास साल तक 1 साल व्यापार ना हो तब भी हम विदेशों से वस्तु खरीद सकते हैं। आईटीआई उद्योग, मतलब आईटी उद्योग क्या हुआ? विस्तृत हुआ, बढ़ गया। आईटी उद्योग क्या हो गया? बढ़ गया। सरकारी राजस्व में वृद्धि, अब जो सरकार के पास टैक्स आता था उसमें भी क्या हो गया? वृद्धि हो गया, क्योंकि जब कंपनियां आएंगी तो टैक्स देंगी ही देंगी। जैसे आप जीएसटी के माध्यम से टैक्स दे सकते हैं, है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई प्रकार से कर लिया जाता है। फिर क्या है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं, है ना। चलिए, कह रहा है न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करता है। मतलब न्याय संगत वैश्वीकरण क्या करता है? सभी को समान अवसर प्रदान करता है। सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी से कंपनी को ज़्यादा छूट दिया जाए, किसी को कम दिया जाए। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। ये सरकार क्या कहती है? भैया यदि आप ओवर टाइम करते हो तो केवल 4 घंटे आपसे ओवर टाइम कराया जाएगा, और इस 4 घंटे यदि आप करते हैं तो 8 घंटे की आपको सैलरी दी जाएगी। कितने घंटों की? 8 घंटों की सैलरी दी जाएगी, है ना। फिर सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है कि सर हमारे यहाँ इस प्रकार से व्यापार होना चाहिए, इस प्रकार से हमें आपके क्या चाहिए, ज़रूरत है। फिर क्या समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है ना। जो विकासशील देश हैं उनसे क्या कीजिए? आप गठबंधन कर लीजिए, मतलब उनके प्रयासों के साथ आप आगे बढ़िए, है ना। तो ये सारे कार्य होते हैं। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा बड़ा हो गया था, है ना। शायद ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। मतलब लगभग हमारे पाठ समाप्त हो चुके थे, है ना। हमारे पाठ क्या हो चुके थे? यहीं तक समाप्त हो गए हैं। अब आप लोग के पास एक कार्य है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। क्या कीजिए? सब्सक्राइब। और ये आपका अपना ही परिवार है ना। इसे जितना चाहें उतना आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्य क्या है? आज ये मान लीजिए सर आपको क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए? सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए? लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में कुछ कमियां हों या कुछ गलतियों, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है तो इससे में आप लोगों का सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ कमियां हों, कुछ त्रुटियां हों तो उसे ज़रूर बताएं, है ना। मतलब हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि मान लीजिए क्लास आपको उबाऊ लग रही है कि सर नहीं इस लैंग्वेज में नहीं, सर थोड़ा हंसी मजाक में कराइए, तो हंसी मजाक में भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप 2025 बोर्ड, है ना, जो 2025 का बोर्ड परीक्षा है आपकी,
वो अच्छे से अच्छे अंकों के साथ आए। आपके मार्कशीट में 90 प्लस अंक होने ही चाहिए, है ना।